मेरे सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश रहें। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया और उसी के ऊपर हम लेके आए हैं द नरेटिव की नई वीडियो सीरीज भारत टॉक्स विद आरुषि का एपिसोड नंबर 2। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक वीडियो उस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपलोड करते हैं। तो आज हमने अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारा नया वीडियो रिलीज किया है और मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में हिंट भी दी थी कि हम लोग नए वीडियो में एग्रीकल्चरल साइंस से क्लोजली रिलेटेड साइंस, प्लांट साइंस में बात करेंगे। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आज के एकादशी के बारे में तो जानना बनता ही है। तो आज की एकादशी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 7वें महीने अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का 11वां दिन है। इसे हम लोग अश्विन शुक्ल एकादशी या फिर आसोद सुदी 11 या क्वारम सुदी 11 भी कहते हैं। इसे हम लोग पापानकुंशा एकादशी भी कहते हैं। पापानकुंशा 2 शब्द से बनता है, पाप और अंकुश। पाप का मतलब तो हम सभी जानते ही हैं और अंकुश का मतलब होता है रोकने वाला। और हिंदू कल्चर में व्रत की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम सब जानते ही है। सो कनेक्ट द डॉट्स। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से हमारा मन पाप करने वाले कार्यों से दूर रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन व्रत करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ये थी हमारी एकादशी कहानी। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक यानी भारत में प्लांट लाइफ साइंसेस की तरफ। प्लांट लाइफ साइंसेस कितना टेक्निकल वर्ड लगता है ना। इसे हम लोग हिंदी या संस्कृत में कहते हैं वृक्ष आयुर्वेद या वृक्षायुर्वेद। यानी उस टाइम पे मेडिकल मतलब आयुर्वेद हुआ करता था। एक मिनट, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा आपको याद तो है ना? हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में और हॉर्टिकल्चर के बारे में। हमने देखा था कि फलों और सब्जियों की काफ़ी ज़्यादा वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड खेती हुआ करती थी। एट द सेम टाइम फसलों और पेड़ पौधों के भी बीज तैयार करना, मैन्योर तैयार करना, डिजीजेस को डिटेक्ट करना और उसके ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज बनाना भी बहुत ज़रूरी हुआ करता था। बेसिकली प्लांट्स लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को एक साइंटिफिक वे में समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा माना जाता है कि बॉटनी एक मॉडर्न कंसेप्ट है, पर सच तो ये है कि भारत में बॉटनी एक ट्रेडिशन रहा है। You don't believe me? Let me read out some records for you. तो भारत ने प्लांट्स का डॉक्यूमेंटेशन लगभग 2500 से लेकर 2000 BC मतलब लास्ट 4000 से लेकर 5000 ईयर्स में था। अथर्ववेद के समय केवल मेडिसिनल प्लांट्स की 200+ स्पीशीज लिखी गई थी और उसके बाद में 700 BC में यानी आज से लगभग 2700 साल पहले लिखी गई चरक संहिता में प्लांट्स की लगभग 1100 स्पीशीज बताई गई है और 300 to 250 BC में लिखी गई सुश्रुत संहिता में लगभग 1270 प्लांट स्पीशीज को मेंशन किया गया है। These records are crazy, right? खैर इसे बॉटनिकल साइंस नहीं कहा जा सकता, पर 300 BC में मौर्यन एरा में, हाँ वही मौर्यन एरा जैसे आप अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ते होंगे, तो उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य, वही चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक सक्षम राजा बनाया और धनानंद को हराया। तो इन्होंने अपनी एक किताब में जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कि बहुत फेमस है, और इस कौटिल्य अर्थशास्त्र को आज भी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। तो उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर है उसे एक डायरेक्शन दिए। उन्होंने कहा है कि एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाए जो वृक्षायुर्वेद में एक्सपर्ट हो। अब यहाँ पहली बार भारत के कोई भी इंडियन टेक्स्ट्स में साइंस की एक सेपरेट ब्रांच चाहिए जो सिर्फ प्लांट लाइफ साइंसेस की सिस्टमैटिक स्टडीज पर फोकस्ड है। उसके बाद में अग्नि पुराण और बृहद संहिता में भी एक एक चैप्टर वृक्षायुर्वेद पर डेडिकेटेड है। अगर हम इन तीनों ही टेक्स्ट में वृक्षायुर्वेद नाम के टाइटल्स के चैप्टर्स को पढ़ें तो ये क्लियरली नजर आता है कि उस टाइम पे एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जरूर थी जो कि प्लांट्स के लाइफ और हेल्थ के एस्पेक्ट्स को कवर करती है। अभी कैसे एस्पेक्ट्स है? एस्पेक्ट्स जैसे कि कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ सीड्स, ग्रोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद में मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, ट्रीटमेंट्स ऑफ प्लांट्स, डिजीजेस इन प्लांट्स और बहुत कुछ। विश्ववल्लभ और शारंगाधार पद्धति के उपवन विनोद में भी इसका काफ़ी उल्लेख है। 1925 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी के एक बॉटनी प्रोफेसर ने वनस्पति प्लांट एंड प्लांट लाइफ एज एन इंडियन ट्रीटीज एंड ट्रेडिशन नाम का एक किताब लिखा है जिसमें ऑथर ने इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर किया है।
हालांकि जिन टेक्स्ट के बारे में हमने बात की उनका मेन सब्जेक्ट एरिया कुछ और था। इनमें सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स थे जो कि प्लांट लाइफ साइंसेस के ऊपर डेडिकेटेड थे। हमारे स्कॉलर्स ने बहुत ढूंढा पर उन्हें ऐसा कोई ग्रंथ नहीं मिला जो कि सिर्फ प्लांट लाइफ साइंस पर डेडिकेटेड हो। पर 1996 में एशियन एग्रो हिस्ट्री फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वायल नीन ने अपनी लाइब्रेरी यानी कि यूके में जो ऑक्सफोर्ड की बोर्डिंग लाइब्रेरी है उसमें एक ऐसा ग्रंथ ढूंढ निकाला जो कि एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर सुरपाल ने लिखा था जिसका नाम था वृक्ष आयुर्वेद। ये एक पहला ग्रंथ मिला है जो कि सिर्फ प्लांट लाइफ साइंस जैसे टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। इस ग्रंथ पे वृक्ष आयुर्वेद को काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिकली वे में एक्सप्लेन किया गया है और सभी सब टॉपिक्स को सिक्वेंशली अरेंज भी किया गया है। सुरपाल ने इसमें 170 से ज़्यादा पेड़ और पौधों की खेती की टेक्निक्स बताई हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पोर्शन ग्रंथ का हमें प्लांट्स में होने वाले डिजीजेस और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बताता है। इसके अलावा इस ग्रंथ में हम लोग वाटर मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, मैनर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में भी जानते हैं। इसमें कुनक जल के नाम से एनिमल वेस्ट और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से एक फर्मेंटेड लिक्विड ऑर्गेनिक मैनर बनाने की मेथड बताई जाती है। और ये जानकर आपको प्राउड फील होगा कि ये सबसे पुराना और सबसे पहला लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है और मॉडर्न एरा और इस मैन्युस्क्रिप्ट के सिवाय इसका मेंशन कहीं पे भी नहीं है। सुरपाल के वृक्ष आयुर्वेद नाम के ग्रंथ का इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है क्योंकि ये प्लांट्स की हैप्पीनेस के ऊपर बात करता है। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद का ऑब्जेक्टिव होता है हमें हैप्पी, पीसफुल और हेल्दी बनाना, वैसे ही प्लांट्स के आयुर्वेद का मतलब होता है प्लांट्स को हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल बनाना। सच में अगर इस नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितनी डेवलपमेंट हो सकती है हम में भी और प्लांट्स में भी। अगर मैं डॉक्टर वायल नीन के शब्दों में कहूँ तो इट इज ओनली द फार्मर्स एंड सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया हु टुक पेन्स टू फॉर्मुलेट एंड यूज सच अ साइंस इवन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच में आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इफ यू आर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो द थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट अबाउट इंडिया। और ये बात सच भी तो है, हम लोग पेड़ पौधों और सभी पशु पक्षियों में भगवान को देखते हैं और इसीलिए हम उन्हें इतना इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके लिए भी एक हैप्पी, हेल्दी और पीसफुल लाइफ चाहते हैं। इस वीडियो में हमने बात किया प्लांट लाइफ साइंस के ऊपर और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल लाइफ साइंसेस के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है पर कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स तो बनती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 लॉज ऑफ नॉलेज या ज्ञान के 3 नियम, क्योंकि मैं मानती हूँ विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वम धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। तो ये जो 3 लॉज ऑफ नॉलेज है वो मैंने इस दुनिया के जो बेस्ट लीडर्स हैं उनमें देखे हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो पहला लॉ है वो है सीखो, जितना हो सके उतना सीखो, क्योंकि हमारी लाइफ सीखने के ऊपर ही तो डिपेंडेंट है। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं बड़ा हो गया या बड़ी हो गई और अब मैं नहीं सीखूंगी। हमेशा सीखने की कोशिश करो, डज नॉट मैटर कि आप कितने भी बड़े हो जाओ। जो दूसरा लॉ है वो है बरखो, सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला। जो भी आपने सुना है, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसे रिफ्लेक्ट करो, खुद के साथ डिबेट्स और डिस्कशंस रखो और इन्हें आप खुद की लाइफ में, खुद की सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। और जो तीसरा लॉ है वो है फैलाओ, जो भी नॉलेज है आपके पास उसे दूसरों तक बांटो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा अथाह सागर है जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करो। और ये बात तो हम सभी को एग्री करनी ही पड़ेगी कि हमारी सोच को बदलना जरूरी है, कर्म तो अपने आप बदल जाएगा। बिकॉज द लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी पावरफुल, प्रबलः कर्म सिद्धांतः। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में जो कि आएगा अगले महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तब तक के लिए अपने और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।